हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को हम शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम देख लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे क्योंकि मेरे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन को हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो जैसा कि आप जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन को जनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई जीव अपनी संतति को उत्पन्न करता है, यानी द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ये है। रिप्रोडक्शन आखिर जरूरी क्यों है? तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि ये जो जीव है, जो सारे जीवों में, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे फिर एनिमल्स हों, सारे जीव रिप्रोडक्शन करते हैं और सारे जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, इस धरती पे अपने आप को बनाए रखने के लिए उनका रिप्रोडक्शन करना, जनन करना जरूरी होता है। तो जितने भी जीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी विधि होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम रिप्रोडक्शन को देखेंगे। यहाँ दो तरीके से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को हम अलैंगिक जनन भी कहते हैं। दूसरी विधि होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये यूनिपेरेंटल होता है। आप पढ़े होंगे, यह यूनिपेरेंटल होता है, यानी इसके लिए एक जनक ही सफिशिएंट होते हैं, काफी होते हैं नए संतति को उत्पन्न करने के लिए। इसमें किसी भी प्रकार के युग्मक का फॉर्मेशन नहीं होता है। युग्मक यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। इस विधि के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी जीव उत्पन्न होता है वो हूबहू अपने पेरेंट के समान होता है, यानी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, आकारिकी रूप से देखा जाए या आनुवंशिक स्तर पर देखा जाए तो वो हूबहू अपने पेरेंट के समान होता है, अर्थात वो जीरोक्स कॉपी होता है, अपने पेरेंट का जीरोक्स कॉपी होता है। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली वह सेम होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वेरिएशन नहीं पाया जाता। सेम होता है। जैसे प्लांट्स की बात करें, जैसे आलू, आलू को आपने उगाते हुए देखा होगा किसानों को। आलू है, शुगर केन है, उसमें तने को काट के उसको बोया जाता है, उसके बाद से उससे नए प्लांट्स आ जाते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जाम्पल है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह बाई पेरेंटल होता है, यानी कि यहाँ पे दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और दोनों पेरेंट्स एक दूसरे के अपोजिट सेक्स के होते हैं, अपोजिट जेंडर के होते हैं। एक मेल होता है तो दूसरा फीमेल होता है। मेल के अंदर इसमें युग्मक का फॉर्मेशन होता है, युग्मक का फॉर्मेशन होता है मेल में, यानी कि नर में नर गैमेट बनता है, नर युग्मक बनता है, मेल गैमेट भी कहते हैं उसे। जबकि फीमेल यानी कि मादा में मादा युग्मक बनता है। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, इसके बाद से दोनों गैमेट को पास में आना होता है, यानी गैमेट ट्रांसफर होता है। जब दोनों गैमेट एक दूसरे से मिलते हैं तो उस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद से युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, जो डेवलप करके एक नए जीव का निर्माण कर देता है। इस तरीके से जो प्रोजेनी डेवलप होती है वो अपने
पेरेंट से वेरिएशन शो करती है, उनमें विविधता होती है, वो जेनेटिक स्तर पे भी और मॉर्फोलॉजिकली डिफर होते हैं और अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन के पर्पज से, एस्पेसिएशन के पर्पज से ये सबसे एडवांस जनन माना जाता है, इसको सबसे एडवांस रिप्रोडक्शन माना जाता है। हमारा चैप्टर आज का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको देखेंगे। जैसा मानव का हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो मानव में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जिसमें नर युग्मक बनता है। मानव के केस में नर युग्मक को हम स्पर्म के नाम से जानते हैं, जबकि फीमेल गैमेट को, मादा युग्मक को हम अंडाणु के नाम से जानते हैं, ओव्यूल के नाम से जानते हैं। ये दोनों युग्मक जब पास में आते हैं उस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है जो विकसित होकर एक नए बेबी का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार से प्लांट्स में भी, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको आज हम देखेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स कहें तो प्लांट्स के 5 ग्रुप होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। प्लांट्स के 5 ग्रुप होते हैं, शैवाल यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं क्योंकि यही एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावर्स होते हैं। बाकी किसी भी प्लांट के ग्रुप में फ्लावरिंग नहीं होती है, इसलिए इसको हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। आज हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ही रहेगा, सिर्फ उसी प्लांट्स के ग्रुप में हम इस रिप्रोडक्शन को देखेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म का जो अंग होता है फ्लावर, वो सबसे मुख्य अंग होता है और उसी फ्लावर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट होता है, यानी कि फ्लावर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। इसलिए उस फ्लावर के स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि एक फ्लावर में 4 रोल होते हैं, जिसमें सबसे बाहरी रोल को हम कैलिक्स कहते हैं। सबसे बाहरी रोल को यानी सबसे बाहरी चक्र को कैलिक्स कहते हैं, जो सेपल्स के मिलने से बनता है। ये सेपल्स होते हैं, वो मिलके कैलिक्स का निर्माण करते हैं और ये सबसे बाहरी रोल होता है और ये सामान्यतः हरे रंग का होता है। इसका काम जब फ्लावर बड अवस्था में होता है, कली अवस्था में होती है, तो उसको प्रोटेक्शन देना होता है। नेक्स्ट रोल होता है हमारा कोरोला, जो कलरफुल पार्ट होता है। फ्लावर के रंगीन भाग को हम कोरोला कहते हैं, जो पेटल्स के मिलने से बनता है, यानी कई सारे पेटल्स मिलके कोरोला बनाते हैं, और ये फ्लावर का सेकेंड रोल होता है। इसका काम इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है। जितना भी कलर होता है फ्लावर का, जो अलग अलग फ्लावर अलग अलग कलर के होते हैं, इन पंखुड़ियों की वजह से ही होते हैं, कोरोला की वजह से ही होते हैं, जिसको हम पेटल कह रहे हैं, हिंदी में उसको हम पंखुड़ी कहते हैं। ठीक, इन्हीं की वजह से इनका कलर अलग होता है। इनमें जो सेंट होता है, इनका जो अलग अलग कलर होता है, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। आखिर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना ही क्यों जरूरी है इनके लिए, तो जो आगे हम देखेंगे कि इनमें नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक को पास में लाने के लिए ही इंसेक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। वो तो बन तो जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन एक साथ लेके आने के लिए, उन युग्मकों को मिलाने के लिए इंसेक्ट्स चाहिए होते हैं, जो जिस प्रक्रिया के द्वारा वो एक दूसरे को पास लेके आते हैं, नर युग्मक को मादा युग्मक के पास लेके आते हैं इंसेक्ट्स, उस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं, जो आगे आने वाले टॉपिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। लेकिन उस इंसेक्ट जो पॉलिनेशन होता है, उसको कराने के लिए इंसेक्ट्स की आवश्यकता होती है। आगे हम उसको देखेंगे, फिलहाल इतना ही हमको जानना है। उसके बाद से थर्ड रोल है फ्लावर का एंड्रोसियम, यानी कि एंड्रोसियम को हम पुमंग कहते हैं। एंड्रोसियम को पुमंग कहा जाता है। यह स्टामेन्स के समूह से बनता है, कई सारे स्टामेन्स मिलके पुमंग का निर्माण करते हैं, और यह फ्लावर का नर जनन भाग होता है। जो स्टामेन होता है, स्टामेन यानी कि पुंकेसर, स्टामेन यानी कि पुंकेसर, कई सारे पुंकेसर मिलके पुमंग का निर्माण करते हैं। और पुंकेसर ये फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि नर जनन भाग को रिप्रेजेंट करता है। नर जनन भाग को ये भाग का प्रतिनिधित्व करता है।
उसके बाद से फोर्थ रोल की बारी आती है, जिसका नाम है गाइनोशियम, यानी कि जयांग। गाइनोशियम को हम जयांग भी कहते हैं, और यह पिस्टिल या कार्पेल से बना होता है, जिसको अंडप भी कहा जाता है। एक या एक से अधिक पिस्टिल या कार्पेल से बना होता है, और यह फ्लावर का मादा भाग होता है, यानी कि फीमेल पार्ट होता है। तो इसके अंदर फीमेल गैमीट बनता है, मादा युग्मक बनता है, जबकि एंड्रोसियम जो था वो फ्लावर का नर भाग था, जो स्टामेन से बना था। स्टामेन के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। इस तरीके से ये इसकी संरचना हुई फ्लावर की, जैसे इसमें दिखाया गया है। एनसीईआरटी के बुक से ये डायग्राम है। ये सबसे आउटर मोस्ट रोल है, जिसको हम ये सेपल कहा गया है। एक दो सेपल को इसमें दिखाया गया है। ये आधा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा गया है फ्लावर का, लंबवत इसका काट है, जिसमें दो दिखाया गया है। ये एक यूनिट सेपल कहलाता है। ये सबसे बाहरी रोल है, जिसको कैलिक्स कहा गया। कैलिक्स का हिंदी भी कैलिक्स ही होता है, उसको कैलिक्स कहा गया, जो सेपल्स के मिलने से बनता है। तो इसमें एक सेपल और दो सेपल को दिखाया गया है, यानी कि सेपल्स, कई सारे सेपल्स मिलके कैलिक्स का निर्माण करते हैं। जबकि जो सेकेंड रोल है वो ये है, जिसको ये पेटल कहा है, यानी ये लंबवत खांच है, लंबवत काट है, जिसमें दो पेटल्स को दिखाया गया है। ये सेकेंड रोल होता है, जिसको कोरोला कहते हैं, यानी कि पेटल्स मिलके कोरोला का निर्माण करते हैं। पेटल्स, इसमें एक पेटल दो पेटल को दिखाया गया है। ये दोनों मिलके कोरोला यानी कि सेकेंड रोल यानी कोरोला का निर्माण करते हैं। जबकि थर्ड रोल जो होता है, जिसको हमने एंड्रोसियम कहा, उमंग कहा, वो कई सारे स्टेमेंस के मिलने से बनता है। ये सारे स्टेमेंस है, इतने सारे स्टेमेंस दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे स्टेमेंस है। ये सारे स्टेमेंस मिलके पुमंग की संरचना करते हैं, पुमंग का निर्माण करते हैं, और ये नर जनन भाग होता है। उसके बाद से लास्ट रोल जो है, जो सबसे अंदर होता है, वो है गाइनोशियम, जो पिस्टिल से, एक या एक से अधिक पिस्टिल से बना होता है, और यह मादा जनन भाग होता है, जिसकी संरचना को हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमें इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करनी थी, ये हमने देखा। और ये जो एरिया बनाया गया है, इसमें नेक्टार रहता है। पौधे, फ्लावर में कई सारे रिवार्ड्स होते हैं इंसेक्ट्स के लिए। पहले मैंने बताया, इनका जो कलर होता है, अट्रैक्टिव कलर, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, उनको आकर्षित करने के लिए होता है। इंसेक्ट्स आते हैं, वो आके तो इसका पॉलिनेशन कराते हैं, लेकिन वो फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए आते हैं। इसमें जो नेक्टार यानी कि फूल का जो रस होता है, वो यहाँ भरा होता है, जिसको चूसने के लिए भौरा आता है, मधुमक्खी आती है, जो भी आता है, वो उसको एज ए रिवार्ड प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं नेक्टार के रूप में। इसको वो अपने फायदे के लिए लेने आते हैं, और साथ ही साथ प्लांट का, फ्लावर का पॉलिनेशन भी करा जाते हैं, इसलिए ये उनका रिवार्ड हुआ। तो यहाँ पे नेक्टार ग्लैंड्स होते हैं, जो नेक्टार सिक्रीट करते हैं और फ्लावर्स में नेक्टार उत्पन्न करते हैं। इसके बाद से फ्लावर की संरचना को देखने के बाद से हम इसके एक एक पार्ट्स को देखेंगे। हमें क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो नर जनन भाग के अंतर्गत फ्लावर के स्टडी को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर का एक ब्रांच होता है, जिसके अंतर्गत फ्लावर का स्टडी किया जाता है। इसके बाद से जो हम बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या तैयारियां होती है प्लांट्स को, उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के अंतर्गत देखेंगे। जैसे घर में शादी होता है, किसी की शादी होती है, तो शादी की तैयारी, चाहे कोई पार्टी फंक्शन हो, तो उसकी तैयारी हम कई दिनों से करते हैं। उसके बाद से उस तिथि को हम अपना पार्टी संपन्न करते हैं या शादी ब्याह होता है, लेकिन उसके पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। वैसे ही प्लांट्स हैं, इनको फर्टिलाइजेशन करने के पहले, कहीं भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है प्लांट्स में, तो उसके पहले प्लांट्स को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर के अंतर्गत देख सकते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन होना है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को मिलना है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बनने की क्रिया भी होगी, तो उसी को हम गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत देखेंगे। गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत गैमेट्स का निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये गैमेट्स कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम नर भाग के बारे में पढ़ना है,
मादा भाग के भी बारे में, तो नर भाग के अंदर जो युग्मक बनेगा नर में वो नर युग्मक कहलाएगा, मेल गैमेट कहलाएगा, और मादा के अंदर जो गैमेट बनेगा वो मादा युग्मक कहलाएगा यानी फीमेल गैमेट कहलाएगा। तो इसी चीज को गैमेटोजेनेसिस को ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस करके इस दोनों हेडिंग्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी फर्टिलाइजेशन के पहले की घटनाओं में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी इसी के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट होगा, यानी कि जो प्लांट है उसमें माइक्रोस्पोर बनना, या उसी को हम मेल गैमेट भी कहते हैं। माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन कहते हैं, पॉलन ग्रेन को ही, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनता है। तो इस चीज को हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत। ठीक है, जब दोनों मेल गैमेट के फॉर्मेशन को, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को देख लेंगे, उसके बाद से हम गैमेट ट्रांसफर देखेंगे, यानी कि उनका ट्रांसफर कैसे होता है, वो पास में कैसे आते हैं। तो इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आगे हम देखेंगे, स्टामेन्स का स्ट्रक्चर। जैसा बताया कि स्टामेन मेल पार्ट होता है, यही वो पार्ट है जिसके अंतर्गत, जिसमें मेल गैमेट बनेगा। तो इसके स्ट्रक्चर को जानना जरूरी हो जाता है। जो प्लांट्स फ्लावर्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, उसमें जो एंथर पाया जाता है वो सामान्यतः बाइलोब्ड होता है, यानी द्विपालित होता है। इसमें दो पाली पाई जाती है, एक पाली ये और एक पाली ये बाइलोब्ड होते हैं, और प्रत्येक पाली में दो चैम्बर पाया जाता है। प्रत्येक पाली में दो चैम्बर यानी कि दो कोष्ठक पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम बाइलोब्ड डाइथिकस संरचना कहते हैं। बाइलोब्ड डाइथिकस यानी कि दो चैम्बर वाला, डाई मतलब होता है दो और चैम्बर मतलब होता है कोष्ठ। तो इस चीज को आगे बढ़े उसके पहले देखेंगे कि इसमें ये जो स्टामेन है, एक स्टामेन में दो पार्ट पाए जाते हैं। एक लंबा पतला सा जो डंठल होता है उसको हम फिलामेंट कहते हैं, और इसके ऊपर ये जो स्वेलन पार्ट होता है उसको एंथर कहते हैं, यानी कि परागकोश कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और ये फिलामेंट यानी कि तंतु कहलाता है, तंतु कहलाता है। ये तंतु क्या करता है, ये तंतु इस परागकोश को, जो हम ये फ्लावर का स्ट्रक्चर देखे थे उसमें एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, सारे पार्ट्स जितने भी चारों पार्ट्स, चारों रोल्स की चर्चा की, वह एक जगह जुड़े हुए होते हैं, एक जगह जुड़े हुए होते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम रिसेप्टिकल कहते हैं, रिसेप्टिकल यानी कि थैलेमस कहते हैं। ये है थैलेमस, थैलेमस पे ही सारी संरचनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती, थैलेमस पे ये सारी संरचनाएं रहती हैं। तो पुष्प का ये स्वेलन भाग होता है, पुष्प का फूला हुआ भाग होता है जिस पर ये सारी संरचनाएं लगी रहती हैं, तो ये थैलेमस है। ये जो हम स्टामेन के भाग को कह रहे हैं, स्टामेन का ये लंबा डंठल, जो डंठल है, पतला सा पार्ट है जिसको हमने तंतु कहा है, यह पुष्पासन से जुड़ा रहता है। नॉर्मल केस में, सामान्य केस में यह पुष्पासन से जुड़ा रहता है, जबकि कई केसेस में यह या तो पेटल से जुड़ा रह सकता है या फिर दूसरी संरचना से जुड़ा हुआ रह सकता है। तो जब यह पेटल से, जैसे सोलानेसी फैमिली होता है जिसके अंतर्गत पोटैटो आता है, ब्रिंजल आता है, यानी कि बैगन और आलू आते हैं जिस फैमिली के अंतर्गत, उसमें क्या होता है ना कि इसका ये जो सिरा होता है, लंबा पतला सा पार्ट होता है जिसको तंतु कहते हैं, यह पुष्पासन से ना जुड़ के पेटल से जुड़ा रहता है, यानी पंखुड़ी से जुड़ा रहता है। तो इस कंडीशन को हम इपीपेटालस कंडीशन कहते हैं, यानी कि पेटल से जब स्टामेन जुड़ा, फिलामेंट जुड़ा रहे तो उसको इपीपेटालस कंडीशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे पूछा जाता है, वैसे तो 11th में पढ़ना था इसको कि इपीपेटालस कंडीशन कहाँ पाया जाता है। तो आलू और बैगन के केस में उस फैमिली में ये इपीपेटालस कंडीशन पाया जाता है, जबकि नॉर्मल स्थिति में यह पुष्पासन से ही जुड़ा रहता है। देखिए ये जो तंतु है, तंतु का ये वाला सिरा है जिसको हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, यानी कि समीपस्थ सिरा, जबकि यह डिस्टल एंड होता है, यानी कि दूरस्थ सिरा होता है। तो डिस्टल एंड पे ही ये जो तंतु का डिस्टल एंड है उस पर एंथर जुड़ा रहता है, यानी कि परागकोश जुड़ा रहता है, जबकि
समीपस्थ जो सिरा होता है, ये प्रॉक्सिमल सिरा, समीपस्थ सिरा, यह पुष्पासन से जुड़ा रहता है। इसके बाद इसको देखने के बाद से हम एंथर की चर्चा करेंगे। एंथर को जैसे मैंने बताया कि यह बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड यानी कि द्विपालित होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, यानी 2 कंपार्टमेंट होते हैं। ये चीज यहाँ पे लिखी गई है, 2 कंपार्टमेंट होती हैं। ये है कंपार्टमेंट, ये है एक पाली है और ये दूसरी पाली है, ठीक है। और एक पाली में एक चैम्बर ये हुआ और दूसरा चैम्बर ये हुआ, तो एक पाली में 2 चैम्बर यानी 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, इसलिए एंथर को हम बाइलोब्ड डाइथिकस संरचना कहते हैं। अब देखो यहाँ पे है, आप यहाँ नाम देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है पॉलन सैक, मैं बोल रही हूँ थीका। तो जैसे इसी स्ट्रक्चर को यहाँ ये मैच्योर स्थिति को दिखाया गया है, जहाँ पे एंथर इसका फट गया है और परागकण निकल रहे हैं। लेकिन इसका जब विकास शुरू होता है, जब इनिशियल स्टेज में जब एंथर यंग रहता है, तो क्या होता है, इस चैम्बर को हम लोग थीका कहते हैं। जब यंग होता है तो इस चैम्बर को थीका कहा जाता है और इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज भरे रहते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जान लें, क्योंकि इस चीज का नाम आप कहीं देखेंगे थीका लिखा रहेगा, इसी चीज को पॉलन सैक बताएगा, इसी चीज को मेगास्पोरेंजियम भी बताएगा। तो पहले हम ये जानेंगे, जब बहुत यंग स्टेज में एंथर रहता है तो उसके अंदर ये जो कोष्ठक है, चैम्बर है, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज यानी कि बीजाणुजन उत्तक भरे रहते हैं, तब उस समय इस चैम्बर को हम थीका कहते हैं, ठीक है। बस वही स्पोरोजिनस टिश्यूज थोड़े ग्रो करते हैं, एंथर और थोड़ा ग्रो करता है, डेवलप होता है, तो ये चैम्बर के अंदर वो स्पोरोजिनस टिश्यूज ही डिफ्रेंशिएट होके वो माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण कर देते हैं, यानी कि पॉलन मदर सेल का निर्माण कर देते हैं। तो उस स्थिति में इस थीका का नाम हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। यह उस समय मेगास्पोरेंजियम कहलाता है जब यही डेवलप हो जाता है, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाता है जब वही और थोड़ा विकसित होता है ये एंथर, तो यही उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थे वो विभाजित होते हैं मियोसिस से और माइक्रोस्पोर बना देते हैं। वही माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में रहता है, थोड़ा और विकसित होगा तो वो पॉलन ग्रेन कहलाने लगता है, परागकण कहलाने लगता है। तब जब इसके अंदर परागकण के रूप में बदल जाता है माइक्रोस्पोर, तब उस समय इस चैम्बर को हम पॉलन सैक यानी कि पराग पुट्टी कहने लगते हैं। पराग पुट्टी यानी कि एक ही चैम्बर के 3 नाम हुए। क्या देखा हमने? थीका भी बोला, माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोला, यानी कि लघु बीजाणुधानी भी यही कही जाएगी, और इसी को हम पॉलन सैक भी कहेंगे, पराग पुट्टी भी कहेंगे। यानी कि एक कोई बोतल हो, बोतल में हम पानी भर दें तो उसी बोतल को हम पानी का बोतल कहेंगे, जब उसी बोतल में हम दूध भर दें तो उसको दूध का बोतल कहेंगे, और जूस भर दें तो जूस का बोतल कहेंगे। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर जो कुछ भी रहता है उसी के आधार पर शुरू में जब स्पोरोजिनस टिश्यूज भरी होती हैं, यानी कि बीजाणुजन उत्तक भरे होते हैं, तब इसको हम कहते हैं थीका। जब वही बीजाणुजन उत्तक थोड़े डेवलप होते हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि पराग मातृ कोशिका बन जाते हैं, जो विभाजित होकर माइक्रोस्पोर बनाती है, लघु बीजाणु बनाती है। तब उस समय इस चैम्बर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहने लगते हैं, यानी कि लघु बीजाणुधानी कहने लगते हैं, और फिर वो विकसित होकर माइक्रोस्पोर टेट्राड्स में रहते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, परागकण का रूप ले लेते हैं। तब इसी चैम्बर को हम पराग पुट्टी कहने लगते हैं, यानी कि पॉलन सैक कहने लगते हैं। इस चीज की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन ये नाम क्लियर करना था इसलिए हम अभी बता दिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो परागकोश होता है, एंथर होता है, वो द्विपालित होता है, यानी 2 पाली में बटा हुआ होता है, और प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, इसलिए इसको बाइलोब्ड यानी कि द्विपालित और 2 डाइथिकस यानी कि द्विकोष्ठीय कहते हैं। डाइथिकस यानी कि द्विकोष्ठीय। हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, सारी चीजों को हिंदी में ही बताया जा रहा है, बस यहाँ लिखा गया है। तो डाइथिकस को हम हिंदी में द्विकोष्ठी कहते हैं, द्विकोष्ठी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा पराग कोष जो होता है कैसा होता है? द्विपालित होता है, द्विकोष्ठीय होता है। तो एक पाली में 2 कोष्ठ, दोनों पाली मिला के 4 कोष्ठ, ठीक है, यानी कि बाइलोब्ड और 4 कोष्ठीय हो गया। द्विकोष्ठी 2 कोष्ठ उसका और 2 कोष्ठ दूसरे पाली का। उसके बाद जब ये एंथर का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा गया है, तो ऐसा दिखाई दिया है। ये टीएस नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन होता है,
यानी कि सर्कुलर ही दिखाई देता है, और इसको कहता है कि टेट्रागोनल होता है। ये कह रहा है, एक टर्म है आपके एनसीईआरटी में टेट्रागोनल यानी कि चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय यानी जिसका मतलब होता है टेट्रागोनल। ये जब टीएस काटा जाता है इसका, तो देखा जाता है कि 4 कोनों पर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। देखो फिर यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम आया, यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 साइडेड यानी टेट्रागोनल है, जो 4 कोण बनते हैं, चारों कोनों पर एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। इस प्रकार से बाइलोब्ड डाइथिकस यानी कि 4 लोब, द्विपाली में 4 लोब होते हैं, और चारों लोब को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, यानी कि लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक, अब लघु बीजाणु धानी के अंदर ही यही वो चीज है जिसके अंदर नर युग्मक का निर्माण हो रहा होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण हो रहा होता है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को भी देखना जरूरी हो जाता है। तो आगे हम माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसकी संरचना को देखेंगे। ये है, यहाँ पे एक और एंथर का डायग्राम दिया गया है। ये वाला पार्ट तंतु कहा गया था, तंतु है, और ऊपर का स्वेलन पार्ट ये एंथर है, जो बाइलोब्ड है, द्विपालित है। और जब टीएस इसका काटा गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है, अनुप्रस्थ काटा गया है, तो ये देखा जा रहा है कि प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर दिखाई दे रहा है, प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर दिखाई दे रहा है, और ये 2 चैम्बर हुए, इसके 2 चैम्बर इस पाली के, 2 चैम्बर इस पाली के, तब ये 4 चैम्बर टोटल बना है, जिसको हम टेट्रागोनल शेप भी कहते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि 4 कोने पर 4 चीजें रखी गई हैं, इसलिए इसको टेट्रागोनल कहते हैं। और ये चारों जो स्ट्रक्चर है, चारों कोष्ठ है, उसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, जिसको पॉलन सैक कहा है, यही माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहलाता है। तो क्योंकि एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, तो इसका प्लूरल क्योंकि 4 है, तो इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। अब इसी के स्ट्रक्चर को हम आगे देखेंगे। और एक चीज, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पतली लाइन सी जो संरचनाएं हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये रन करती है, और जो एंथर मैच्योर होता है, यहाँ पे ये वाला चेंबर और ये वाला चेंबर यहीं पे जुड़ा रहता है, यहाँ जुड़ा हुआ रहता है। तो जब मैच्योर होगा एंथर तो फटेगा, और परागकण निकलेंगे तो इसी लाइन से वो फटता है, लाइन ऑफ डेसेंस भी कहते हैं। यहीं से प्रस्फुटन होता है और यहीं से परागकण निकलते हैं। तो ये वहां अपर साइड से, ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे तक जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये कोष्ठक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहीं पे वो कमजोर एरिया होता है, इसलिए ये जब मैच्योर होते हैं तो फटता उसी एरिया से। ठीक, आगे हम माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देखेंगे। जब माइक्रोस्पोरेंजियम को देखते हैं तो उसमें 4 अस्तर दिखाई देते हैं। जब उसका टीएस देखा जाता है तो उसपे 4 लेयर दिखाई देते हैं। फर्स्ट लेयर को हम, ये जो लेयर है फर्स्ट वाला, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। यानी कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम को हम देखेंगे तो यहाँ पे काटा गया है जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, इसी को इनलार्ज करके यहाँ देखा जा रहा है। तो ये 4 लेयर से बना होता है, जिसमें फर्स्ट लेयर सबसे बाहरी लेयर है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं, यानी कि ये बाह्य त्वचा है। उसके बाद से उसके नेक्स्ट वाला जो लेयर होता है उसको हम एंडोथेसियम कहते हैं। एंडोथेसियम ये है, अंतस्थेसियम भी कहते हैं इसको हिंदी में। उसके बाद से थर्ड लेयर जो है उसको हम मिडिल लेयर कहते हैं, यानी मध्य परत कहते हैं। उसके बाद से चौथा लेयर हमारा टैपेटम होता है। ये जो मध्य परत होता है वो 1 से 3 लेयर का बना हुआ हो सकता है, जबकि ये टैपेटम है वह एक ही लेयर का होता है, लेकिन इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ठूस ठूस के साइटोप्लाज्म कहा जाए भरा रहता है। बहुत ही साइटोप्लाज्म से ये प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है, क्योंकि इसको विकसित हो रहा है स्पोरोजेनस टिश्यूज को पोषण प्रदान करना होता है, परागकण को पोषण प्रदान करना होता है, इसलिए इसमें कोशिका द्रव्य ज्यादा मात्रा में भरा रहता है, और न्यूक्लियस 1 से ज्यादा हो सकता है। न्यूक्लियस 1 से ज्यादा होता है क्योंकि इनको अपने आप पे कंट्रोल भी ज्यादा रखना होता है, इसलिए ये 1 से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, इसमें केंद्रक होता है। ठीक है, और ये विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करता है।
इसी चीज को लिया है। एपिडर्मिस इस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, 4 लेयर से सराउंडेड होता है। एपिडर्मिस है ये आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी लेयर होता है ये, जो एक ही लेयर का होता है। उसके बाद से एंडोथेसियम आता है, ये सेकेंड लेयर होता है इसका, और ये मिडिल लेयर होता है जो 1 से 3 लेयर का हो सकता है। और उसके बाद से सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है टाइपेटम, जो ये डेवलपिंग पॉलन को नॉरिश करता है, यानी कि पोषण प्रदान करता है। ये तीनों लेयर मिलके इनका काम होता है बढ़ते हुए परागकण को प्रोटेक्शन प्रदान करना। तो ये तीनों लेयर मिलके प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जबकि टाइपेटम जो होता है वो पोषण प्रदान करता है। ये पोषण तो प्रदान करते ही करते हैं, साथ ही साथ जब फटना होता है पराग कोष को डेसेंस करना होता है, फटना होता है, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। जबकि जब टाइपेटम होता है वो पोलन ग्रेन को तो पोषण प्रदान करता ही करता है, साथ ही साथ एंजाइम का भी सिक्रेशन करता है, जो आगे उसका रोल होता है उसमें हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कौन सी एंजाइम को सेक्रेट करता है। वैसे ये एंजाइम सेक्रेट करता है कैलेज, जो कैलोज को तोड़ता है। वो कैलोज एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो माइक्रोस्पोर बनेंगे तो वो टेट्राड में रहते हैं, 4 की संख्या में रहते हैं, वो चारों को बाइंड करके रखता है। उसी कैलोज को तोड़ने के लिए ये कैलेज बनाता है। तो वो आगे हम आने वाले स्लाइड्स में, आने वाले क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल इतना ही जानना था। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ों को जानेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे गए हैं, इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी चर्चा नहीं की। आगे जब क्लासेस आएंगी उसमें मैं बताऊंगी, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू लिखा गया है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ लिखा गया है, लेकिन यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा गया है। यही स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि बीजाणुजन ऊतक जो यहाँ पे भरे रहते हैं, जब एंथर यंग रहता है तो वही डिफ्रेंशिएट होके यहाँ कुछ कोशिकाएं माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लग रही है। यहाँ जितने भी टिश्यूज रहते हैं, यानी माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि सेल्स, टिश्यू जैसा कि आप जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। सेल्स के समूह को हम, कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। तो इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उस सब के अंदर ये क्षमता होती है कि वो विकसित होके माइक्रोस्पोर बनाए, इसलिए इनको पोटेंशियल पोलन भी कहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं और पोटेंशियल पोलन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम बाद में कहेंगे, और कैसे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल विकसित होकर माइक्रोस्पोर बनाते हैं, लघु बीजाणु बनाते हैं, वो आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।